नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिर से पार्ट 4। क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रपति तक पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आज मैं उपराष्ट्रपति कंप्लीट करूँ, मतलब पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करूँगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक शुरू करते हैं। यहाँ से देखो, भारत के उपराष्ट्रपति से सबसे पहले भारत का उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, कंप्लीट कर देंगे पूरा। देखो, भारत का उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 63 में बोला गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देखो, भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मतलब सीधा बोल सकते हो ना कि हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। सबसे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय जी आते हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय जी आता है। उपराष्ट्रपति जो होती है सभा का पदेपन सभापति होता है। ये अनुच्छेद होती है 64 के अनुसार। अनुच्छेद 64 के अनुसार ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति जो होती है पदेवन सभापति के महोदय होते हैं, मतलब सभापति होते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 के माध्यम से ही उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उपराष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हो तो आपकी क्या योग्यता होना चाहिए? तो वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारतीय नागरिक हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत के लाभ के पद पर न हो। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी अन्य राज्यपाल के संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद का लाभ नहीं माना जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति में क्या था, 50 प्रस्तावक के और 50 अनुमोदक थे। और वहां पे जमानत राशि कितना था, 15,000 था। अगर आप 15,000 रुपया जमा करना पड़ता था और 1/6 मत लाना पड़ता था टोटल का 1/6 लाओगे, नहीं लाओगे तो आपका जमानत राशि जब्त हो जाती थी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। मतलब राष्ट्रपति में आप जाके देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये जो है ना आर्द्रता मतलब योग्यता जो है राष्ट्रपति का योग्यता कौन सा अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का योग्यता, अगर मैं इसकी योग्यता की बात करूं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति का पद क्या था 63 में। राष्ट्रपति का जो 64 में था वो क्या था, राज्यसभा का सभापति होगा। 65 में कहा गया है, 65 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगी वो उपराष्ट्रपति जो होगी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक का मतलब होता है ना कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो फिर क्या होगा उपराष्ट्रपति का पद हम लिख सकते हैं। मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो राष्ट्रपति के महोदय जी के पद को ग्रहण करेगी। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो निर्वाचन जो होता है वो अनुच्छेद 66 के तहत होता है। अनुच्छेद 66 के तहत तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति की ही भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इसका निर्वाचन मंडल भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ उपराष्ट्रपति जहां संसद के निर्वाचित सदस्य और मनमोनित सदस्य दोनों भाग लेते हैं, तो वहीं तरफ विधानसभा के जो सदस्य शामिल नहीं होते। जबकि राष्ट्रपति में क्या था, निर्वाचन से संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे और राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जो होती है वो अनुपातिक प्रतिनिधि आधार पर एकल संक्रमणीय संपन्न के द्वारा होती है, जैसा राष्ट्रपति में होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भी और मनमोनी सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक?
देखो 69, सीधा आते हैं 69, अनुच्छेद 69 में कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो शपथ लेगा। भारत का उपराष्ट्रपति के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। वह वचन देता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करेगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, दिलाई जाती है, समझ रहे हो। अब आती है कि उपराष्ट्रपति का पदावधि कितना होता है, कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल पता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होती है वो होती है 5 वर्ष। ये है अनुच्छेद 67 में। देखो, पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक पदावधि के समय अपना त्याग पत्र किसी भी समय दे सकता। देखो 67 में बोला गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। 67 में बोला गया है कि वो त्याग पत्र देगा 67 के तहत, और 67 के तहत बोला गया है उसको हटाया जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब 67 के तहत कार्यकाल, 67 के तहत उसका त्याग पत्र, और 67 के तहत उसको हटाने के प्रक्रिया देकर 5 वर्ष पहले ही अवकाश ग्रहण कर सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसलिए शर्त और सिर्फ ये है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो। समझ रहे हो। उपराष्ट्रपति को पद के हटाने के लिए संविधान में ऐसी कोई उल्लेखित नहीं है, उल्लेखित नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप समझो कि हमारा जो 67 है, 67 वो कार्यकाल का है, कार्यकाल का। तो कार्यकाल का है तो 67 में है, 67 में 67 बोलो या 67 बोलो, इसमें कार्यकाल है। 67 में और या 67 में उसका त्याग पत्र है, और 67 में या 67 में उसका हटाने की प्रक्रिया है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। तो उपराष्ट्रपति की रिक्तियां होगी पदावधि के समाप्ति के बाद, त्याग पत्र देने के बाद, बर्खास्त किए जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद, निर्वाचित अवैध होने के बाद, या पद रिक्त के कारण कार्यकाल समाप्त होने पर, यह कार्य पूर्णतः रूप से पहले ही चुनाव कराकर नए उपराष्ट्रपति को निर्वाचन कराना चाहिए। मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन, किसी भी कारण से पद रिक्तता के संदर्भ में शीघ्रता चुनाव करना चाहिए, और उपराष्ट्रपति को 5 वर्षों को अपने पद पर बना रहेगा। मान लो कि बीच में कोई उपराष्ट्रपति 3 साल के लिए बना और वो त्याग पद दे दिया, तो ऐसा नहीं कि अगला जो उपराष्ट्रपति होगा वो 2 ही साल के लिए होगा, नहीं, वो 5 साल के लिए होगा। समझ रहे हो आप। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, तो राधा कृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट बने, तो 5 साल के लिए रहेंगे, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी जो थे ना, वो 67 के तहत अपना त्याग पद राष्ट्रपति महोदय जी को सौंप दिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। और पता है जगदीप धनखड़ का जो था वो 2027 तक था उनका कार्यकाल, तो अभी 2 साल बचा हुआ था। तो ऐसा नहीं कि राधा कृष्णन जी जो बनेंगे 2 साल के लिए बनेंगे, ऐसा नहीं होता, वो पूरे 5 साल के लिए बनेंगे। ठीक है, मतलब वो रहेंगे 2025 है ना, तो 30 तक। देखो अब है आगे इनकी क्या क्या शक्तियां होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेपन सभापति होता है। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 64। इसके ना होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी भी सदस्य को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, देखो इनकी शक्ति क्या है, उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या है। राज्यसभा के पदेपन सभापति अनुच्छेद 64 के शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति पता है, अनुच्छेद 65 के तहत है, अनुच्छेद 65। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को बोला भी गया है कि अगर पद खाली होता है, अनुच्छेद
62 के तहत, अनुच्छेद 62 में अगर राष्ट्रपति की अचानक पद खाली हो जाती है तो 6 महीना तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर मतलब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और देखो 62 में 6 महीना के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए खाली पद पे, और 65 में बोला गया है कि कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति महोदय जी बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का परिलिभियां क्या होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलिभियां का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति की वजह से मिलता है। उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते पाता है। अगर वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति अगर बन जाता है तो उसको पूरा सैलरी मिलेगा जो राष्ट्रपति महोदय जी को मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव संबंधी जो भी निपटारा होगा वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। न्यायालय का निर्णय जो होगा वो सर्वोच्च होगा, मतलब अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा और अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। ठीक है, यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति को निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे बल्कि प्रभावी रहेंगे। जैसे मान लो कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और 6 महीना तक उपराष्ट्रपति तो पद पे थे ही, और इसी कार्यकाल में पता चला कि इनका जो वोट था वो अवैध था, किसी गलत तरीका से उपराष्ट्रपति बन गए, तो इनका जो पद है वो रद्द हो जाएगा। तो ये जो 6 महीना के अंदर में जो भी डिसीजन लिए हैं वो वैध होंगे, वो रद्द नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर शेष कार्यकाल की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पर बना रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अमेरिका का कहानी ही अलग है। देखो इसमें है ना कुछ उपराष्ट्रपति का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हम आपको डिटेल करते हैं। देखो सबसे पहला ही क्या बोला गया है, अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और 66 में होगा उनका निर्वाचन कैसे कैसे होगा, उनमें निर्वाचन में कैसे होता है, निर्वाचन में कैसे होता है, दोनों सदन के मनमोनित और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं, सिर्फ सदन के, राज्यसभा और लोकसभा के। 67A में उनका कार्यकाल होगा, 67A में कार्यकाल, 67B में उनका होगा इस्तीफा, और 67C में होगा उनको हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, 68 में होगा कि अगर वो रिक्त हो जाता है पद तो 6 मंथ के अंदर उनका चुनाव करा लिया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 69 में उनका शपथ है, शपथ। और 70 में बोला गया है कि कार्यों का निर्वहन करेंगे। कार्यों का निर्वहन मतलब ना कि किसी भी असमान परिस्थिति में संसद द्वारा कानून जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका को शक्ति दिया गया है वो निर्वहन समय समय पर करेगी। और अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि कोई भी विवाद होगा तो फिर क्या होगा, या तो वो राष्ट्रपति का पद हो या उपराष्ट्रपति का पद हो, और कोई भी विवाद खड़ा हो जाती है तो इसका जो निर्णय होगा वो कहाँ सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होगा वो आखिरी होगा। यहाँ तक उपराष्ट्रपति का पद है। फिर से सुन लेते हैं। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कह रहा है कि राज्यसभा का पदेपन सभापति होगा। 65 में कहा गया है कि उसकी 65 में कहा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 67 में उनका कार्यकाल है। 67B में उनका त्याग पत्र है, जो हाल फिलहाल में त्याग दिए थे ना, वो 67B के तहत दिए थे, और 67C के तहत उसको हटाने की प्रक्रिया है। 68 में है
68 में बोला गया है, 67 हो गया, 68 हो गया कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाती है तो वो फिर से चुनाव हो सकता है, 6 महीना के अंदर तक चुनाव हो जाना चाहिए। और 69 में उनका शपथ है, ओथ कौन लेते हैं, तो ओथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और 70 में बोला गया है कि जो भी राष्ट्रपति उनको कार्य देंगे वो निर्वहन करना होगा अच्छे से, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी आज्ञा आदेश दिया जाएगा वो उपराष्ट्रपति को अच्छे से निर्वहन करना होगा। और 71 में है कि कोई भी या तो वो राष्ट्रपति का पद हो या उपराष्ट्रपति का पद हो, अगर वो विवाद में आता है तो इसका निर्णय कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और जो भी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगा वो आखिरी होगा। ये है हम लोग का पूरा ब्यौरा किसका, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। देखो आगे चलते हैं। देखो आगे है, तो कुछ फैक्ट है उपराष्ट्रपति के बारे में। बहुत लंबा है ना चैप्टर ये, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो आगे है, देखो उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति अभी तक कितने उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, जो जगदीप धनखड़ जी थे वो 14वां उपराष्ट्रपति थे, 2022 से थे, लेकिन अब नए उपराष्ट्रपति बने हैं, वो 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, तो ये ध्यान रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 1952 से 62 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फिर बीबी गिरी, फिर जी पाठक, वीडी जल्ली, एहिम विहितुल्ला, आर विक्रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, श्री कृष्णनाथ, बी एस शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, एम वकैया नायडू और जगदीप धनखड़। देखो ये इसलिए पढ़ना पड़ता है कि कभी पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, ऐसे भी पूछ देते हैं क्वेश्चन, तो काफी डिफिकल्ट बन जाता है इस तरह के क्वेश्चन। अब आते हैं भारत का प्रधानमंत्री, यही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे संविधान में, पावरफुल में। देखो संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को तो संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन जिसका वास्तविक संघ का शासन करता है वो है प्रधानमंत्री, परंतु शासन को प्रमुख जो होती है और जो सारे शक्तियां का वास्तविक प्रयोग करता है वो भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75 द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जिसका बहुमत ज्यादा होगा वो उस प्रधानमंत्री बनेगा। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए एक बड़े दल के किसी भी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, और इसके लिए शर्त ये होगी कि नियुक्ति को 6 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री का पूर्ण बहुमत, मतलब कोई पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं मिला और मामला जटिल हो गया, तो राष्ट्रपति जी अपना विवेक से कोई भी जो जो ज्यादा बहुमत में है उसको राष्ट्रपति बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, और उनको 6 माह के अंदर विश्वास मत संसद में पेश करना होगा। अभी तक देखा जाए तो 1997 में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति बन सकता है, चाहे वो चुनाव लड़ा हो ना लड़ा हो, कोई भी बन सकता है, जो 6 माह के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद, अगर मान लो आपने चुनाव नहीं लड़ा, मान लो आपको पब्लिक ने नहीं चुना, लेकिन आप बन सकते हो प्रधानमंत्री। कैसे बन सकते हो, देखो 6 महीना तक आप प्रधानमंत्री बने रहोगे, लेकिन संसद के किसी भी सदन में सदस्यता प्राप्त करनी होगी। लोकसभा में तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके लिए तो कोई स्पेशल चुनाव होगा नहीं, तो एक विकल्प बच जाता है राज्यसभा में। तो कोई पार्टियां जो होगी ना, जिस पार्टी से आप हो उस पार्टी से आपको राज्यसभा से भेज दिया जाएगा, तो आप राज्यसभा का मेंबर बन जाओगे, और जैसे ही राज्यसभा का मेंबर बन जाओगे तो आपकी जो प्रधानमंत्री का पद है ना वो बना रह जाएगा। ऐसा बहुत से लोग किए हैं। देखो
संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदन में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, या वो राज्यसभा का या लोकसभा का। परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत परंपराओं की बात करें तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। मतलब ये परंपरा है, लेकिन ऐसा नहीं रहा है। बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने रहे हैं। इसमें कौन कौन थे? इसमें एक है इंदिरा गांधी जी, जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, मतलब वो आम चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री थे। देखो ऐसे कौन कौन थे? ऐसे थे वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री के नाम पे नॉमिनी किए थे, वो थे इंदिरा गांधी 1966 में, एच.डी. देवगौड़ा 1996 में, और मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन हाउस का सदस्य होता है। ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटेन में निम्न हाउस वाले होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य रहोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मोस्टली आप देखोगे ना तो लोकसभा के होते हैं। लेकिन बाई चांस आपने लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ा या नहीं जीत पाए, ऐसा भी तो होता है। मान लो मोदी जी काशी से चुनाव लड़ रहे थे और वो हार जाते, तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनते 6 महीना तक वो बने रहते। 6 महीना के बाद वो कोई कहीं से मतलब उनको राज्यसभा का टिकट दे के राज्यसभा भेज दिया जाता। लेकिन क्या होता, बहुत इंसल्टिंग वाला काम होता है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट जनता से चुना हुआ, मतलब जनता से रिजेक्टेड हो और वहां पे फिर आप बने, तो ये काफी गंभीर हो जाता है। प्रधानमंत्री की शपथ, प्रधानमंत्री को पद गोपनीय की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा निष्ठा का प्रतिज्ञा लेता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रति वक्त करता है। साथ ही भय पक्षपात देह आदि के बिना सभी लोगों को प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय और वचन देता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जी का शपथ है। शपथ समझ रहे हो आप? समझ में आ गया? आगे है, देखो प्रधानमंत्री के शपथ का कोई अनुच्छेद उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रयास पत्र कार्य करता है, परंतु इनका अर्थ यह नहीं कि प्रधानमंत्री को जब चाहे तब बर्खास्त कर दे। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब वो प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत को खो चुके हों। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके यदि पहले प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्याग पद देकर छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पूरा मंत्री परिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री निधन हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है। मंत्री के मृत्यु का त्याग पर ऐसा नहीं होता। सामान्यतः प्रधानमंत्री को जो वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा व्यय विषक भत्ता स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी प्राप्त होती है। ठीक है, अब आते हैं इनकी शक्तियां। देखो भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई जिक्र नहीं है, परंतु जो राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है ना, इसलिए व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां जो इस प्रकार है, जैसे प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु अपने समक्ष मंत्रियों के प्रधान होता है। मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर प्रधानमंत्री उनके कार्यों को प्रगति को देखता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उचित दिशा निर्देश देता है। प्रधानमंत्री भी किसी मंत्री को त्याग देने अथवा राष्ट्रपति को उनके बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। ये सब प्रधानमंत्री की पावर है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद मिलकर निर्धारण अहम भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो राष्ट्रपति के संबंध में क्या है, संघ के प्रशासन और विधान के ऐसी सूचनाओं को आदान प्रदान करें जो राष्ट्रपति मांग करे। पता है, ये अनुच्छेद 78 के तहत, अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि समय समय पे
राष्ट्रपति महोदय जी को प्रधानमंत्री अवगत कराए हर समय। ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर किसी मंत्री को विस्मी निश्चय कर दिया गया हो किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा के विषय में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सामने रखेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों को नियुक्ति करवाता है, जैसे भारत का महानिवादी, नियंत्रक, महालेख परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और उनके सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ये सब जानते हो राष्ट्रपति महोदय जी नियुक्ति करते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा योगदान किनका होता है, जैसे किनको नियुक्त करना है किनको नहीं करना है वो सब प्रधानमंत्री जी डिसाइड करते हैं। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति का सत्र आहूत करने और सत्रवाहन करने का परामर्श देता है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा विपक्ष को उचित दिशा निर्देश जो वो ठीक समझे उनको शामिल करने का प्रयास करता है। लोकसभा में वह विपक्ष दलों के बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति को भी अपनाता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जी के शक्तियां हैं। अन्य शक्तियां क्या है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है। इनके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। तो किसका किसका अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं वो नीति आयोग का अध्यक्ष, इनके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां केंद्र का मुखिया होता है, केंद्र सरकार का मुखिया होता है, वही दूसरी तरफ राष्ट्र के विदेश नीति को मूर्त रूप से प्रदान कर विकास के उच्च अवसर को प्रदान करता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन जैसे सर्वदा को देता है। समझ लो, ये सब प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण क्या है? शक्तियां हैं। तो अभी तक हमारे देश में प्रधानमंत्री की बात करें तो पहला प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी बने थे 1947 से 1964 तक, बहुत लंबा समय इनका कार्यकाल रहा। फिर गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, फिर से बने गुलजारी लाल नंदा देखो गुलजारी लाल नंदा 2 बार बन चुके हैं करवाहा प्रधानमंत्री। फिर इंदिरा गांधी बनी 1966 से 67, फिर मोरारजी देसाई बने, फिर चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह भी बने हैं। देखो बीपी सिंह बने 1989 से 90 के, चंद्रशेखर 90-91, पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96। इसी के समय में क्या आया था? मुद्रा आर्थिक संकट आया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने, फिर एच.डी. देवगौड़ा बने, आर.जे. गुजराल बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने 1998 से 2004 तक। फिर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक रहे, 10 साल। फिर नरेंद्र मोदी अभी तक है जो 18वां है। तो अगर वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री थे बम्बई के। चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 2 बार, बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के और नरेंद्र मोदी गुजरात के। ये पूछता है कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने, तो कौन बने हैं? तो वो 6 हैं। मोरारजी देसाई बम्बई के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 2 बार, बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के और नरेंद्र मोदी गुजरात के। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो केंद्रीय मंत्री परिषद आप समझते हैं ना कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसमें 3 तरह के मंत्री आप सुने होंगे। एक होती है कैबिनेट मंत्री जो सबसे बड़ा पद होता है, एक होती है राज मंत्री, राज मंत्री का भी 2 पद होता है। एक होती है कैबिनेट मंत्री का सहायक, उसका सहायक कैबिनेट मंत्री का सहायक, और एक राज मंत्री होता है जो स्वतंत्र प्रभार होता है मतलब फ्री, और एक होती है उप मंत्री, ड्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का यह प्रावधान है जो कि ब्रिटेन के शासन व्यवस्था से प्रभावित है।
मतलब जो संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है ना, वो ब्रिटेन के संसद से लिया गया है। चूंकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और उनकी सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। ये कौन सा अनुच्छेद में है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिनकी मुखिया प्रधानमंत्री होगा। देखो, मंत्रिपरिषद की अगर संरचना की बात करें तो 3 तरह होते हैं। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। ठीक है, समझते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो होती है ना, तो अपने विभाग के प्रमुख मंत्रियों परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सब। शासन संबंधी जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होती है वो कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है। कैबिनेट की अनेक समितियां होती है, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मंत्रालय से समिति, निवेश से संबंधित समिति, बहुत सारे समितियां होती हैं। ठीक है, राज्य मंत्री क्या होती है? राज्य मंत्री जो होता है ना, राज्य मंत्री के अंतर्गत 2 प्रकार के मंत्री आते हैं। ये एक मंत्री जो मंत्रालय के विभागों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, इसी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। और एक दूसरा मंत्री होता है जो किसी मंत्रालय के विशेष कार्य के लिए सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के वो सहयोगी के कार्य करते हैं। सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता, सहयोगी तो होता है लेकिन भाग नहीं लेता। देखो, एक है उप मंत्री। तीसरे स्तर में वे मंत्री विभागों के होते हैं जो निर्वहन करने के लिए मंत्रिमंडलों में भाग नहीं लेता। देखो, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट की आमंत्रण के बाद भागीदारी करता है, अगर उनको बुलाया जाता है तब, ऐसे वो भाग नहीं सकते। इनके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है जिसे संसदीय सचिव कहा जाता है। संसदीय सचिव, जैसे संसदीय सचिव का काम होती है, संसद सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए उनकी दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। संविधान में निर्धारित मंत्री परिषद के आकार का अतिक्रमण न हो, इसलिए संसदीय सचिव को संवैधानिक मंत्री परिषद के समूह में नहीं रखा जाता। फिर होती है किचन कैबिनेट, जिसको आंतरिक कैबिनेट कहा जाता है। ये लगभग 10 से 15 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाले सत्ता का केंद्र बिंदु होता है। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री का एक विश्वसनीय सदस्य, मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। देखो, अब होती है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इसमें मंत्रियों को 3 होती है, एक तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल क्या होती है? इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, अतः यह मंत्री परिषद का एक भाग होता है। इसमें बहुत छोटा सा निकाय होता है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। ठीक है, एक बड़ा निकाय होता है, इसमें लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं। समय समय परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा या बढ़ा सकता है। सरकारी कार्यों हेतु बैठक में भाग नहीं लेते, इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। देखो, अगला है, यह निकाय की तरह कार्य करता है। यह सामान्यतः हफ्ते हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों को निर्णय कराती है, और इनके कार्य को सामूहिक रूप से होते हैं। समझ रहे हो? मतलब ना, अगर देश में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई बड़ा बिल लाना हो या कुछ भी करना हो, तो कैबिनेट मंत्री डिसीजन लेते हैं। देखते हो, मोदी के साथ चारों टेबल पे बैठे रहते हैं और वहाँ डिसीजन लिया जाता है। वहाँ पे कोई उप मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री नहीं जाते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होती है ना, वो डिसीजन लेते हैं। यह मंत्री परिषद, देखो यहाँ पे मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। पर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो, यहाँ पे यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये मंत्री परिषद भी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी की लागू करवाते हैं। मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय लेने दिशा निर्देश देती है, और निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। फिर है ये क्या बोलते हो, इसके कार्यों का निर्णय मंत्रिमंडल करता है।
संविधान के मूल भाग को अगर देखा जाए तो इसका कोई वर्णन नहीं है, बल्कि 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें 1978 में 352 जोड़ा गया। देखो संविधान की अगर हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद का, तो 74 और 75 में विस्तृत जानकारी दिया गया है। 74 में क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसी के सलाह पर और सारे मंत्रियों के नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। ये 75 में बोला गया है। ठीक है, समझ रहे हो आप? देखो संवैधानिक यहाँ पे है ना, देखो 74 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था करेगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिनका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही कोई कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय के द्वारा नहीं दी जा सकती। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति को कोई सलाह दे रहा है और कोई गलत सलाह दे दिया या कुछ और दे दिया, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए आप न्यायालय चले जाओ। कोई भी चीज, देखो यहाँ पे एक चीज समझो, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग बॉडी है, लेकिन कार्यपालिका और कार्यपालिका और विधायिका का जो भी मैटर होगा न्यायपालिका में नहीं जाता है, बहुत कम है, ना के बराबर जाता है। क्योंकि ये सब पॉलिसी बनाया गया है हमारे संविधान में कि ऐसा करने से क्या होगा ना, हर समय जब मामला न्यायालय में ही चला जाएगा तो मंत्री तो न्यायालय ही करते रह जाएंगे, तो फिर तो स्वतंत्र होकर काम कैसे करेंगे। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। देखो यहाँ पे मंत्री परिषद की सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये कब हुआ था? ये 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि जो भी जैसे हमारे देश में भी कितने लोकसभा सीट है 545, तो 545 का 15% आप निकाल दो, वही मंत्री बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री भी यही मंत्रिपरिषद में शामिल होता है। ये कब हुआ था? 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दल बदल के आधार पर संसद को अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद की लिए यह मंत्री आयोग हो जाता था। मंत्री परिषद राष्ट्रपति द्वारा मंत्री को भी पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और मंत्री राष्ट्रपति को प्रयास पत्र कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो संसद सदस्य ना होते हुए भी स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्रियों को 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होने की अनिवार्यता अथवा उनकी अवधि उप मंत्री नहीं रह पाएंगे। जैसे मान लो किसी को आपने मंत्री बना दिया सपोज दैट, और वो मंत्री ना लोकसभा का है ना राज्यसभा का है, तो मैक्सिमम 6 मंथ तक ही रह सकता है मंत्री के पद पर। जैसे ही वो 6 मंथ खत्म होगा या 6 मंथ के अंदर उनको राज्यसभा का बनाना होगा, क्योंकि लोकसभा तो बना नहीं सकते, उसके लिए तो स्पेशल चुनाव नहीं होगा। हो सकता है चुनाव, कहीं पे सीट खाली रहेगा ना, तो देखते रहते हो ना हर समय उप चुनाव होते रहता है, तो उस समय अगर होगा सिचुएशन बनेगा तो चुनाव करा के उनको भेज दिया जा सकता है, नहीं तो राज्यसभा एक बेस्ट ऑप्शन होता है, उसके तहत बना दिया जाता है उनका सदस्यता। देखो अनुच्छेद 88 में कहा गया संसद और मंत्रियों के महानुवादी को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 88 में प्रत्येक मंत्री और महानुवादी के पास किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। समझ रहे हो ना? जो भी मंत्री अगर वो राज्यसभा में जाके बोलना चाहे तो बोल सकता है, लोकसभा में जा, जैसे होता है ना प्रधानमंत्री महोदय जी है, अगर वो चाहते हैं कि वो तो लोकसभा का मेंबर है लेकिन चाहे तो राज्यसभा में जाके वो बोल सकते हैं। तो यही है, प्रत्येक मंत्री और महानुवादी के पास किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, उसे संसद के संयुक्त बैठक अथवा संसदीय समिति या उसे संसद द्वारा बनाए गए
बैठकों में भी भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। तो मंत्रियों का यही उत्तरदायित्व होता है। देखो, सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रियों का। और अगर व्यक्तिगत देखोगे ना, तो मंत्रियों का व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। समझ रहे हो ना, व्यक्तिगत राष्ट्रपति के और सामूहिक लोकसभा के। और विधिक उत्तरदायित्व, भारत में मंत्रियों का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता, क्योंकि ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था चलाई जाती है। मतलब कह रहा है ना कि इसमें ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल दिया तो आपकी मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य क्या होती है? राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण भी मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल का परामर्श से ही संसद के दोनों सदन में राष्ट्रपति के सदस्यों को मनमोनित करता है। जैसे देखते हो ना, लोकसभा में 2 करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया। लेकिन अभी भी आप देखोगे ना, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनमोनित करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा देश के आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे बजट का निर्माण करना हो, कर का अनुरूपण करना हो, सब कौन करते हैं? मंत्रिमंडल करते हैं। जो कैबिनेट में शामिल होती है ना, वो करती है। बहुत पावर होती है इनमें। जैसे मान लो कोई देश का बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, आपको देश का कोई बड़ा से बड़ा डिसीजन लेना हो, तो डिसीजन जब आपको लेना होगा तो क्या होगा? क्या होगा? एक बैठक बुलाई जाती है, मोदी के द्वारा बैठक बुलाया जाएगा, और जैसे ही बैठक बुलाया जाएगा तो वहां डिसीजन ले लिया जाएगा। नहीं बोलते हो कैबिनेट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। अब आते हैं भारत के महान्यवादी। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के संविधान के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति होती है। यह राष्ट्रपति के प्रयास पत्र धारण करते हैं। देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। ये भारत सरकार की विधि मामले में ऐसे विषय को सलाह देता है जो राष्ट्रपति को द्वारा सौंपे गए हैं। जैसे मान लो कि भारत सरकार कोई ऐसा बिल लाना चाहता है, तो बिल लाने से पहले भारत के महान्यवादी उनको देख रेख करते हैं और चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं ना कि ये बिल संविधान के खिलाफ हो या संविधान को दुरुपयोग कर रहा हो। बहुत सारे ऐसे मामले होती है जिनको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ही बिल लाया जाता है। तभी तो पास होती है, नहीं तो क्योंकि कानून के जानकार तो हर कोई नहीं होता, मंत्री लोग तो नहीं होते। ऐसा तो कोई बिल ला ही देगा और पता चला कि ये संविधान के खिलाफ हो, तो मामला कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो इसलिए महान्यवादी सरकार की क्या करता है? सहायता करता है। क्योंकि राष्ट्रपति के प्रयास पत्र धारण करता है, अतः इनके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि अभी तक नहीं दिया गया है। हाँ, इनकी शक्तियां क्या है? भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। संसद के दोनों सदनों और समितियों में जा सकता है, बट मतदान का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। महान्यवादी का अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार, संसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। इसकी कार्य की समाप्ति क्या है? राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, राष्ट्रपति को त्याग पर सौंपने पर, या सरकार या मंत्री परिषद त्याग पर देने पर ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा संघ की कार्यपालिका, जो हम लोगों ने खत्म कर लिया। अच्छे से समझ में आया? बहुत अच्छा से हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग राज्य की कार्यपालिका। देखो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि जो संसद के जो है ना संसदीय कार्यपालिका, उसको 2 पार्ट में हम लोगों को पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है संघ की कार्यपालिका और एक पढ़ना होता है राज्य की कार्यपालिका। तो हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, इसमें भी बस वही है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ प्रधानमंत्री की बात आएगा वहाँ मुख्यमंत्री आ जाएगा, जहाँ राष्ट्रपति की बात आएगा वहाँ राज्यपाल आ जाएगा।
जहां महान्यवादी की बात आएगा वहां महाधिवक्ता आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। और शक्तियां चेंज हो जाएगा और अनुच्छेद चेंज हो जाएंगे, बस यही होगा ना। बिल्कुल। तो हम लोग शुरू करते हैं इसके डिटेल। तो देखो डिटेल हम लोग शुरू करते हैं। पहला कह रहा ना कि राज्य की जो कार्यपालिका होगा वो उसमें कौन कौन शामिल होंगे? राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होगा, मंत्री परिषद होगा और महाधिवक्ता होगा। वहां कौन थे? वहां राष्ट्रपति थे, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री था और कौन था? महान्यवादी था। इसमें देखो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है पूरा डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहला बॉडी आता है इसमें गवर्नर। देखो गवर्नर, तो गवर्नर में कहा गया है, देखो गवर्नर है जो भारतीय संविधान के 153 में गवर्नर पद का बात की गई है। 153 मतलब बोला गया है कि भारत के संविधान में 153 में बोला गया है कि भारत में एक हर राज्य का एक गवर्नर होगा। देखो यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से राज्यों का प्रमुख राज्यपाल और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये पता है हर राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक से दो अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो राज्य का एक ही राज्यपाल होता है, एक ही राज्यपाल होता है, मतलब कह सकते हो ना कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों की राज्यपाल रह सकता है। ये भी 153 में ही कहा गया है, अनुच्छेद 153 में ही ये बात कहा गया है। समझ रहे हो? राज्यपाल के मुखिया जो होते हैं ना, वो मुख्यमंत्री की सलाह पे काम करते हैं। जैसे वहां राष्ट्रपति के सलाह पे प्रधानमंत्री जी कार्य करते थे, नहीं प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति कार्य करते थे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 154 का, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि कार्यपालिका जो शक्ति होगा ना, कार्यपालिका की जो शक्ति होगा वो ये राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। देखो यहाँ पे बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद 154 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ करेगा। अब है अनुच्छेद 55 155। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति की संबंधित है। नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति हो सकता है अनुच्छेद 153 के तहत। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, तो अनुच्छेद 153। देखो फिर से अनुच्छेद को कंप्लीट करते हैं। 153 में कहा गया है कि भारत में एक राज्य का राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ये भी अनुच्छेद 153 में ही है। 154 में कहा गया है कि जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में नहीं होगी। ठीक है, 155 में कहा गया है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आर्द्रता क्वालिफिकेशन इसका क्या होना चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कार्यकाल क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले आर्द्रता, अनुच्छेद 157 और 58 में व्यक्ति के राज्यपाल बनने की योग्यता दिया गया है। योग्यता मतलब योग्यता है, क्या बोला गया है 157 में योग्यता है। योग्यता क्या बोला गया है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण न करता हो और वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि वह ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उस स्थिति से संसद अथवा विधानसभा के सदस्य
समाप्त हो जाएगी। मतलब वही कि अगर आप मान लो राज्यपाल बनना चाहते हो, मान लो कहीं कि आपने राज्यपाल बन लिया, जैसे मान लो एमपी हुआ, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो संसद का, और आपने कहीं का राज्यपाल बन गए, तो जो एमपी थे ना, कहीं का जो एमपी थे उसका पद खाली माना जाएगा। मतलब आप एक साथ दो पद नहीं रख सकते हो, आपको रखना होगा तो एक ही पद रखोगे, चाहे आप राज्यपाल रहो या एमपी रहो। शपथ देखो 158 में क्या बोला गया है कि आपकी योग्यता क्या होगा, और 159 में क्या बोला गया है कि शपथ कौन देगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यों की शपथ का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के शपथ उस राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा समझ लेनी होती है। संविधान के संरक्षण, रक्षण और सुरक्षा में शपथ के साथ साथ लोगों की सेवा, भलाई और वचन भी राज्यपाल के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा उसकी शपथ। कार्यकाल, टेन्योर, देखो टेन्योर है 156 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयास पत्र धारण करेगा। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पूर्व ही राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर सेवा से मुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पे बना रहेगा। बस वही है कि अगर कोई राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो गया और नया राज्यपाल की अभी चुनाव नहीं हुआ है, तब तक वो बना रहेगा। ठीक है, अब आती है कि उसकी शक्तियां क्या क्या है, मतलब उनकी शक्ति क्या है। देखो राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह व्यापक शक्ति रखता है। जिस तरह राष्ट्र की समस्त राष्ट्रपति का नाम से होता है, उसी तरह से राज्य का समस्त कार्यपाल राज्यपाल के नाम से होता है, राज्यपाल के नाम से होता है, समझ रहे हो, राज्यपाल के नाम से पूरी होती है। परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति के भांति कूटनीति, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती। मतलब ना, जो राष्ट्रपति को पूरी पावर दिया जाता है ना कि कूटनीति, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां डिसीजन लेने का, वो राज्यपाल महोदय जी के पास नहीं होती है। देखो आगे, राज्य सरकार सभी कार्यकारी और औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। जो भी आप क्रियाकलाप करते हो ना, जैसे आपको बिहार दरोगा का जॉब होगा, तो आपको अपॉइंटमेंट भी बिहार राज्यपाल के नाम से आएंगे। जो गजट बनेगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उसमें गवर्नर का साइन होगा, गवर्नर के नाम से आएगा अपॉइंटमेंट लेटर, साइन किसी का भी हो सकता है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कराना होता है। राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता करना, सदस्य राज्यपाल के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। देखो ये सारे नियुक्ति तो आप राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन जब हटाने की बारी आएगा तो वो ये नहीं हटा पाएंगे, राज्यपाल के पास पावर नहीं हटाने का। परंतु राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं अपूर्ण होती, राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य के संवैधानिक आपातकालीन की सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां के विकास के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब विधायी शक्ति क्या है? विधायी शक्ति, देखो विधायी शक्ति क्या है। राज्यपाल अपने राज्य के विधान मंडलों में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों में एक सदस्य को मनमोनित कर सकता है। यदि राज्यपाल समाधान हो तो समेत समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधियों के नहीं, अनुच्छेद 333 के तहत। लेकिन पता है अब ये जनवरी 2020 में लागू होते हुए 104वां संविधान संशोधन हुआ, अधिनियम 2019 आया, तो उसमें राज्य के विधान सभाओं के और आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति को चुने जाने की था ना, वो निष्प्रभाव कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया।
और ये 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2000 पूर्व से गठित विधानसभाओं तक इनमें जो भी आंग्ल समुदाय के सदस्य चुने जा चुके हैं वो भी आरक्षित बने रहेंगे, मतलब उनको हटाए नहीं जाएंगे। वो चुना गए हैं तो चुना गए, लेकिन अब आगे नहीं चुनाए जाएंगे। देखो अब है ओथ की बात। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की शपथ का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा के समक्ष लेनी होती है। संविधान के संरक्षण, रक्षण और सुरक्षा शपथ के साथ साथ लोगों की सेवा, भला और वचन की राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब देखो आपने अभी तक क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? देखो हमने पढ़ा कि 153 में हमें भारत में एक राज्य का राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यपाल बन सकता है, अनुच्छेद 153 में कहा गया। अनुच्छेद 154 में ही कहा गया है कि राज्यपाल का जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में ही निहित होगी। और अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि उसकी कार्यपालिका मतलब ना उसकी नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। उनकी 156 में कहा गया है कि उसका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा। 157 में कहा गया है कि उसकी योग्यता क्या होगा। 158 में कहा गया है कि उसकी शर्तें क्या रहेगी। योग्यता है बट उसका कंडीशन क्या होगा। और 159 में उनकी ओथ के बारे में बताया गया है। ओथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो 153 भारत मतलब किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यपाल रह सकता है 153 में। 154 में जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में ही निहित होगी। 155 में क्या बोला गया है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 156 में क्या क्या कहा गया है, 156 में कहा गया है कि उसकी कार्यकाल कितना होगा और पद से कब हटेंगे। 157 में बोला गया है कि राज्यपाल बनने की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और 158 में कहा गया है कि उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए, टर्म कंडीशन। और 159 में ऑथ। ये हो गया। आगे चलते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। देखो आगे है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि यदि 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 विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों का कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनमोनित कर सकता है। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्री परिषद ने उस विषय पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले में विचार करने की मांग कर सकता है। राज्य विधानसभाओं के सत्र को, अहुआतन को और सत्रवासन को विघटित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है कि विधायिका से जो भी समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करने आवश्यकता पड़े वो विधानमंडल के सदस्यों को भेज सकता है। समझ रहे हो आप? कोई भी विधेयक तभी अधिनियम कानून बनेगा जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर दे। यदि किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार विमर्श के लिए आरक्षित कर सकता है। देखो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है 200 के तहत अगर भेजना होगा तो, और 201 के तहत राष्ट्रपति महोदय जी उस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल के बैठक के होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता। समझ रहे हो? वहां क्या था, वहां अध्यादेश कितना पे था, 123 अध्यादेश था 123, और यहाँ पे उसका उल्टा, इसको उल्टा कर दो, सिर्फ 1 रख दो तो 213। ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे है कि वित्तीय शक्तियां। इस पे क्या है, राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है
कि वित्तीय वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्यपाल के विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जो मनी बिल होती है, धन विधेयक, उसको आप राज्यपाल के बिना नहीं प्रस्तुत कर सकते हो, आपको राज्यपाल से उसका परमिशन लेना पड़ेगा। किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिमी ले सकता है। राज्यपाल पंचायतों और नगरपालिकाओं को वित्तीय स्थिति के समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है। वहां पे भी राष्ट्रपति हर वित्त आयोग को गठन करता था, यहाँ पे भी करता है। वहां अनुच्छेद 280 था, यहाँ पे भी 280 के तहत ही किया जाता है, बट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। न्यायिक शक्तियां क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति राज्य की सूची पे विषय पर क्षमादान की शक्तियां हैं। राज्यपाल किसी को भी दोषी व्यक्ति को दंड कम कर सकता है या दंड की प्रकृति को परिवर्तित कर सकता है, समझ रहे हो। लेकिन राज्यपाल की